कल हमने एक क्वेश्चन दिया था आयतन प्रतिशतता पर, ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था। क्या था, थोड़ा बोलना भैया। एथिल एल्कोहल का यानी C2H5OH का आयतन कितना दिया गया, 23 ml। आयतन 23 ml दिया गया। ठीक है, आगे COH का आयतन दिया गया है कितना, 85 ml में घोला गया। तो कह रहा है, सुनो ध्यान से, कह रहा है कि एथिल एल्कोहल के 23 ml को एसिटिक अम्ल के 85 ml में घोलकर विलयन बनाया गया। तो कह रहा है प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशतता में सांद्रता क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यही है ना भैया। जरा बात करना, यह सर जी विलेय का आयतन है और ये किसका आयतन है, विलायक का आयतन है। विलेय प्लस विलायक अलग अलग दिया, विलयन का आयतन नहीं दिया गया। तो आयतन प्रतिशतता बराबर सर जी, आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, कहते हैं सर जी विलेय का आयतन बटे के। अब हम आराम आराम से पूरा विस्तार से बता रहे हैं, फिर भी दिक्कत हो जा रही है। विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, यही ना है जी। जब यहां पे विलयन का होता कि विलयन का आयतन इतना ml है, तब हम इतना करते, लेकिन विलयन का आयतन तो दिया नहीं, विलायक विलायक अलग अलग दिया है। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के लिए कितना कर देते हैं, 100। विलयन का आयतन कितना, विलय का आयतन 23 प्लस 85 मल्टीप्लाई बाई 100, ऊपर हो जाएगा 2300, 108 भाग दे दोगे, जो मान आएगा कितना आएगा, 21.29%। भैया परसेंटेज ना लिखोगे, मामला समझ में आया। कठिन था क्या, इससे कठिन सवाल नहीं आ सकती आयतन भार प्रतिशतता से। अगर ये भी नहीं समझ में आ पाएगा, लग पाएगा, अब परसेंटेज लगेगा, छूट गया था क्या, परसेंटेज वाले में परसेंटेज लगेगा। चलो सुनो आगे भैया। अब बच रही है 9वां हेडिंग हम लोगों की, फार्मलता। कौन सी है, फार्मलता। हेडिंग लिखो, क्लीन कर दें इसको। इस पर और सवाल चाहिए, एक और बोल दें, छोड़ो जाने दो, बोल देंगे होमवर्क में लिख लेना, होमवर्क में बोल देंगे हम, उतना कठिन तो है नहीं। 9 नंबर फार्मलता, फॉर्मेलिटी। फार्मलता क्या है, किसे कहते हैं, चलो इसको जाना जाए जी। हाँ, दोनों ने तो एक तो जानोगे केवल। स्याही कहां रख दी स्याही, चलो जी जानते हैं, सुनो बताए तुम लोगों की बात। जो है मोलरता है ना, ये इसी का भाई है, फार्मलता। मोलरता फार्मलता का भाई है। अब अंतर क्या, डिफरेंस क्या सर जी दोनों में। फार्मूला पहले लिखते हैं, मेन सबसे परिभाषा तो इजी है, मेन है फार्मूला, तुम्हें याद होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो सर जी फार्मलता बराबर होता है विलेय का ग्राम सूत्र भार बटे के विलयन का आयतन, विलयन का आयतन भी इन लीटर में। यही है फार्मूला जी। देखो ग्राम सूत्र भार लिखा कहीं मिलेगा, कई जगहों पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान लिखा हुआ मिलेगा। तो द्रव्यमान का भी मतलब भार होता है और भार का भी मतलब क्या होता है, भार। क्या परिभाषा हो सकती है भैया, प्रति लीटर ना, प्रति लीटर दिख रहा है, तो किसी 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन, विलीन
विलय की ग्राम सूत्र भार की कुल संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? फार्मलता। सर जी एक बात बताइए, हम लोग कुछ समय पहले पढ़े थे ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांक, उसको तो ग्राम तुल्यांक को हम लोगों ने जाना कि W/K E होता है, ग्राम तुल्यांक को W/K E कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या W/K M कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राम सूत्र भार आ गया, इसको क्या कहते हैं, किसके बराबर होता है? सुनो जी ध्यान से जरा, कुछ अलग नहीं है, कहा जाएगा विलय का ग्राम सूत्र भार बराबर विलय का भार स्मॉल W/K, विलय का फॉर्मल इसको दर्शाते स्मॉल f से हैं। अब ये मान उठाकर यहां पर रख देंगे तो फॉर्मलता को तो अलग कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और ये मान यहां पर रखेंगे तो क्या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या? W/K स्मॉल f और बटे की कैपिटल V इन लीटर रखा जा सकता है क्या जी? अब एक तुम लोगों को बात बताएं हम, जो यह W/K स्मॉल f है यह बराबर होता है W/K स्मॉल m के। किसके बराबर होता है? W/K स्मॉल m। यानी जो फॉर्मल है वह वास्तव में किसके बराबर होता है? मोलों की संख्या के बराबर होता है। मामला समझ में आया जी? तो पहले इतनी परिभाषा लिखते, फिर क्या किसके बराबर होता है उसको तो जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलो पहले परिभाषा लिखा जाए फटाफट। देखो बोले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मलता, लास्ट हेडिंग है हम लोगों की। फॉर्मलता किसे कहते हैं? अब तक 8 हेडिंग पढ़ी जा चुकी है कंप्लीट। फॉर्मलता किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखी जाए, चलो लिखो। किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय की ग्राम सूत्र भारों की, किसी विलयन की 1 लीटर में विलीन विलय की ग्राम सूत्र भारों की, विलय के ग्राम सूत्र भारों की कुल संख्या, ग्राम सूत्र भार या ग्राम सूत्र द्रव्यमान भी कहे, बात एक ही है। किसी विलयन के 1 लीटर विलीन विलय की ग्राम सूत्र भारों की कुल संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? फॉर्मलता कहलाती। फॉर्मलता को कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F, फॉर्मलता को कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक तथा इसका मात्रक ग्राम सूत्र भार बटे के आयतन होता है, ग्राम सूत्र बटे के आयतन होता है। ग्राम सूत्र बटे के आयतन होता है। हो गया बच्चा? कोई दिक्कत? फार्मूला उतारो फटाफट। हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मलता, और जैसा कि हमने अभी बताया है कि जो फार्मलता होती है वह लगभग किसके इक्वल है? फार्मलता लगभग किसके इक्वल है? मोलरता के बराबर है। फार्मलता मोलरता में ज्यादा कोई अंतर नहीं है उतना, थोड़ी सी बातों को अंतर है, फिर से रिपीट करें, समझना ध्यान से। हमने लिखा है फार्मलता, फार्मलता बराबर विलय की ग्राम सूत्र भार बटे के विलयन का आयतन, ये बात लिखी गई है। और विलयन का आयतन BOB किसमें? लीटर में। क्या हुआ प्रदीप? कहां जाना था? घरे पढ़ के जाओ आधा घंटा।
देखो विलय के ग्राम सूत्र भार बटे के विलयन का आयतन भी लीटर में। मामला समझना जी, सेम टू सेम ऐसी कुछ बातें मिलती जुलती सर जी हम लोग मोलरता में भी लिखे थे। मोलरता में क्या लिखा गया था? विलय के मोलों की संख्या बटे की क्या था? विलयन का आयतन भी वो भी लीटर में, दोनों एक ही है। यहां पे ग्राम सूत्र भार को हमने बताया था, जो ग्राम सूत्र भार है हमने इसको बताया था W बटे की क्या होगा, स्मॉल f बताया, और मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर बताया स्मॉल w बटे के m। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों सूत्रों को अगर मैच कराओ तो जो f है स्मॉल, वो लगभग इक्वल है किसके? स्मॉल m के इक्वल है। कई जगहों पे इसको फॉर्मल लोग कह देते हैं कि विलय के फार्मल आवेश या फार्मल चार्ज या फार्मल मात्रा। कई जगहों पे इसको लिखा जाता है विलय के ग्राम सूत्र भार, इसको ग्राम सूत्र कह दिया जाता है, विलय का ग्राम सूत्र। ठीक है ना, कई नाम से जाना जाता है, तो सारा नाम जानना जरूरी है तुम्हें। जैसा कि हमने लिखाया बताया था कि विलय को इसको पूरा विस्तार से क्या किया गया है अभी, W यानी विलय की मात्रा बटे के विलय की फार्मल या फार्मल आवेश या फार्मल मात्रा बटे के विलयन का आयतन भी लीटर में। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विलय की मात्रा बटे के विलय के ग्राम सूत्र बटे में विलयन का आयतन भी इन लीटर में कहा जा सकता है। कोई दिक्कत है? अब बात है कि सर जी जब F और M दोनों इक्वल ही है, जब F और M दोनों इक्वल ही है तो क्यों F कहा जा रहा है यहां पर? क्यों फार्मलता की आवश्यकता पड़ गई? क्यों नहीं मोलरता से ही किसी चीज की निकाल सकते हैं? अब जैसे हम समझाएं, एक मिनट समझना बात को हमारे, NaCl है जी, क्या है? NaCl है। NaCl का यदि अणुभार हम निकालेंगे का अणु भार तो m इज इक्वल टू कितना होगा भैया? कहेंगे सर जी 23 और प्लस 35.5 यानी m इज इक्वल टू 58.5। लेकिन अगर यही हम बात करें NaCl का ग्राम सूत्र क्या होगा, ग्राम सूत्र या फार्मल यानी स्मॉल f क्या होगा सर जी? तो स्मॉल f भी सेम वैसे ही निकाला जाता है 23 प्लस 35.5 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 58.5। W तो वेट है ना भैया, भार तो भार रहेगा, चाहे भार किसे भी बोला जाए। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर कोई नहीं है। अब बस समझना बात। एक हम बात करते हैं यूरिया को लेते हैं, तब अंतर डिफरेंस क्लियर होगा तुम्हें पूरा क्लियर तरीके से। NH2CO का हम क्या निकालें सबसे पहले? अणु भार, सूत्र भार नहीं, पहले क्या निकालें हम? अणु भार। तो अणु भार क्या होगा सर जी? तो कहेंगे कि 14 गुणते 2 डायरेक्ट करते चलें क्या? 14 गुणते 2 1 गुणते 4 क्योंकि 4 हाइड्रोजन है और प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन 16 तो m इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो क्या सर जी इसका NH2CO NH2 का ग्राम सूत्र भी निकाल सकते हैं? जैसे इसका अणु भार और ग्राम सूत्र दोनों आया है, क्या इसका भी निकाल सकते हैं? बताओ जी। नहीं, अब इसका नहीं निकाला जा सकता ग्राम सूत्र, इसी वजह से इसको देना पड़ा फार्मलता को। फार्मलता इसीलिए लाई गई। ठीक है, समझो अब ध्यान से जरा बात, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको जब जल में हम घोलते तो अपने आयनों में टूट जाता है। ये क्या हो जाता है? आयनों में टूट जाता है। Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, और जबकि इसको जल में घोलेंगे तो अपने आयनों में नहीं टूटता है। ठीक है, तो ऐसे विलायक हो, ऐसे विलेय जो जल में घुलने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। ध्यान समझना, फार्मलता कब निकालते हैं? कब मोलरता निकालते हैं? विलयन दोनों बनेगा, फार्मूला वही सेम टू सेम कार्य होगा, रिजल्ट भी सेम आएगा, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
क्योंकि भैया जब अणु भार और ग्राम सूत्र दोनों एक ही जैसा है तो रिजल्ट भी तो एक ही जैसा आएगा, रिजल्ट में डिफरेंट भी नहीं होगा। लेकिन कब हम फार्मलता कैलकुलेट करेंगे, कब मोलरता कैलकुलेट करेंगे, तो बात निर्भर करेगी उस विलय के ऊपर। अगर विलय जल में घुलने के बाद वो जल में अपने आयनों में टूट जाने वाला होगा तब उसकी क्या निकाली जाएगी, फार्मलता। और ऐसा पदार्थ जो जल में घुलने के बाद अपने आयनों में न टूटे तो उसकी क्या निकाली जाती है, मोलरता। बातें निर्भर समझ में आ गई। तो यही माइनर सा डिफरेंस था, इसी वजह से फार्मलता शब्द का खोजो, फार्मलता दी गई, रिजल्ट सेम टू सेम आएगा, कोई डिफरेंस रिजल्ट में नहीं आने वाला है, चाहे नॉर्मलता से निकाले चाहे हम सॉरी फार्मलता से निकाले चाहे मोलरता से। NaCl का अब कहेंगे सही क्वेश्चन से समझाइए, चलो जी अब हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हंसते मुस्कुराते हुए छोटा सा देखना। कहेंगे सोडियम नाइट्रेट NaNO2 के 22 ग्राम को जल में घोलकर 300 ml विलयन बनाया गया, बनाया गया, प्राप्त विलयन की, अब सुनो जी ये लड़के, प्राप्त विलयन की, अब यहां पे मोलरता नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, फार्मलता, क्योंकि NaNO2 को जब हम पानी में घोलेंगे तो तुरंत अपने आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, Na प्लस और NO2 पर माइनस में तुरंत टूट जाएगा अपने आयनों में, इस वजह से इसकी क्या निकाली जाती है, फार्मलता ज्ञात कीजिए। अगर इसी जगह पर क्या रहता, NaOH या फिर ग्लूकोज, क्या रहता, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज, चीनी, जो जल में घुल, यूरिया, ये सब जल में घुलने के बाद अपने आयनों में नहीं टूटती हैं, इसका मतलब सर जी उसका क्या निकाला जाता, मोलरता। NaOH का एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो जल में जाने पर नहीं टूटता है, ठीक है ना, वो जल में घुल जाता है, एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। अब बात करते हैं सर जी, निकाल कर कैलकुलेट करके बताइए कैसे निकलेगा, क्या होगा, पूरा विस्तार से एक क्वेश्चन को बता रहे हैं। डिफरेंस किसको किसको नहीं समझ में आया, अभी आया समझ में, नहीं, एक बार फिर समझाते हैं। देखो जी, फार्मलता और मोलरता में डिफरेंस कोई नहीं है, जैसे हम लोग मोलरता कैलकुलेट करते थे वैसे ही फार्मलता निकालने, सारा कुछ पैटर्न वही रहेगा, बस बदलेगा यहां पर यह मान, यहां पर F कर दिया जाता है और यहां पर क्या कर दिया जाता है, M। ग्राम सूत्र भार को F, यानी इसको फार्मल भी कहते हैं या ग्राम सूत्र भी कहते हैं, ठीक है, और यहां पे मोलों की अणु भार कहते हैं। यह दोनों हमने बताया कि क्या होता है, बराबर होता है, सेम टू सेम होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, यह आयन के लिए निकाला जाता है, जो जल में अपने आयनों में क्या हो जाए, टूट जाए, यह कब निकाला जाता है, जो जल में अपने आयनों में न, जैसे हमने दोनों जगह कैलकुलेट किया, NaCl का अणु भार भी सेम वैसे ही निकला और NaCl का ग्राम सूत्र भी सेम टू सेम वैसे ही निकला, और दोनों मान बराबर आया। लेकिन हम यूरिया का निकालने गए, अणु भार तो निकाल लिए, लेकिन यूरिया का ग्राम सूत्र निकालने जाएंगे, नहीं निकाल सकते, इसका ग्राम सूत्र नहीं हो सकता, कहो सही जैसे मैं रखे वैसे मैं रख दीजिए, नहीं रख सकते, कारण है क्योंकि आयनों में नहीं टूटेगा, इसलिए इसकी ग्राम सूत्र नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। क्लियर हुआ, अब क्वेश्चन हल करते हैं, समझ में आ जाएंगी बातें। फार्मूले के नीचे ये पहले बना लो, इतना बनाया कि नहीं बनाया, पहले ये वाला मान इतना, ये बनाया फार्मूले के नीचे, पहले बनाओ फार्मूला जो लिखे हो फार्मूला के नीचे ये बनाओ इतना मान, ताकि क्लियर है, नोट में बना लो, NOTE नोट, इसको बनाओ। असली खेला तो यही सब है, फटाफट फटाफट, फार्मूला पूरा लिखे हो कि नहीं, पूरा वाला फार्मूला का पूरा जो हमने लिखवाया है, हो गया बच्चा, कोई ऐसा जिसको अभी भी कंफ्यूजन है इन दोनों फार्मूले में,
समझ में आ रहा है मामला ना जी? चलो अब हल करते हैं क्वेश्चन, तब समझाते हैं। क्लीन कर दें। हमसे पूछ रहा था जी फार्मलता, कुछ भी पूछे सबसे पहला अपना परम कर्तव्य क्या है जी? दिया हुआ मान को लिख लेना। क्या दिया है? NaNO2 की मात्रा कितनी दी गई सर जी? 22 ग्राम दी गई है, यानी यह विलेय है तो स्मॉल W होगा। ठीक है, जल में घोल का विलयन बनाया जा रहा है, तो सर जी विलयन का आयतन भी की वैल्यू कितनी है? 300 ml। 300 ml का मतलब V इज इक्वल टू 300 बटा के कितना? 1000। घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 बटा के 10 लीटर आएगा। मत दशमलव करो, इसको रहने दो। अब कह रहा है फार्मलता। फार्मलता का सूत्र क्या होता है सर जी? कैपिटल F इज इक्वल टू विलेय का भार बटे के विलेय का ग्राम सूत्र बटे के विलयन का आयतन। ग्राम सूत्र कह लो या फिर इसको क्या कह लो? फार्मल कह लो, विलेय का फार्मल। ठीक है, बनाते हैं फार्मूला पहले जी, लिख कर चलेंगे पूरा विस्तार से ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। देखो केमिस्ट्री का क्या है ना, शब्द समझना बड़ी ध्यान से। एक ही व्यक्ति को कई नामों से जाना जाता है और सारे नाम तुमको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, तभी मामला निर्भर खत्म हो पाएगा, नहीं तो फिर फंस को उसी में उलझ कर आ जाओगे। कहीं अणुभार लिख दिया तो कहीं उसी को आणविक द्रव्यमान लिख दिया और फंस गए। सवाल हमने लगवाया था ना, चाहे उसी को मोलर द्रव्यमान कह देगा तो कहो ही क्या दे दिया मोलर द्रव्यमान। अरे भैया मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, अणुभार ये सब एक ही चीज होता है, अलग अलग है नहीं। सिर्फ वैसे ही फार्मलता बराबर क्या है? विलय की मात्रा स्मॉल W बटे के विलय का ग्राम सूत्र बटे में, हमने यहां पर फार्मूले में विलय का फार्मल लिखवा दिया है तो फार्मल कह दो या फिर क्या कह दो? ग्राम सूत्र कह दो। ग्राम सूत्र को किससे डिनोट करते भैया? स्मॉल f से। और स्मॉल f किसके बराबर होता है? अणुभार के बराबर। डिफरेंस बस थोड़ा सा वही है, आयन और नॉन आयनिक। और यह है विलयन का आयतन भी, वो भी लीटर में। तो सर जी W पता है, V पता है, लेकिन F निकालना है तो कहेंगे NaNO2 का ग्राम सूत्र या फार्मल। लिख दें सीधा सीधा ऐसे समझने के लिए। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होगा सर जी? वही अणु भारों का योग, परमाणु भारों का योग। करो परमाणु भार 23 14 ये एक है भैया, प्लस 16 गुणते 2 तो कितना? 16 दुना के 32, 16 दुना के 32, 30 2 32, 32 और 3 35, 35 20 55, 55 55 65 65 69 59। F इज इक्वल टू W का मान कितना? 22, F का मान कितना? 69, V का मान कितना? 3 बटा के 10। ये यहां पर और ये यहां पर ऊपर चला जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं? 22 गुणते 10 बटा के 69 गुणते 3। अब भाग गुणा करके निकाल नहीं लोगे क्या? क्या हो जाएगा? मात्रक ग्राम सूत्र प्रति लीटर। ग्राम सूत्र प्रति आयतन नहीं, भी लीटर में होगा लल्ला, ग्राम सूत्र प्रति लीटर। अब देखो एक मिनट, ए भैया अगर तुम इसको अणु भार लिखे होते क्या अलग रिजल्ट आता? बताओ जी, अगर इसको अणु भार लिखे होते क्या रिजल्ट अलग आता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अणु भार भी तो सेम ऐसे निकाला जाता, सेम इतना आता। अंतर क्या हुआ? नींद लग रही बचवा? राती को जाग जाकर जो गीत गा रही है तुम लोग ना, जा जाकर पढ़ाई कर गधा। तो ये यहां पर और ऊपर और सेम मामला, रिजल्ट अंतर बस इसके वजह से था। 1.06 एक लड़के ने हल कर दिया अभी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके। चलो उतार लो। और लड़कियों से रुक गया मामला जी। कहां है बच्चा? कैलकुलेशन तुम लोग कठिन कर लिए अपने से। हमने पहले दिन से बताते आ रहे हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका। ऊपर देखो सभी NaCl, इधर भी जितने लोग कैलकुलेशन डिफिकल्ट किए थोड़ा कैलकुलेशन देखो। NaCl की मात्रा 29.25 दी गई है।
25 ग्राम। विलयन का आयतन 600 ml है। 600 बटा के कितना करोगे? 1000 कट जाएगा। 3 बटे के कितना बचेगा? 5 लीटर। 3 बटा के 5 लीटर। एफ निकालना है किसका? NaCl का, क्योंकि फार्मूला पूछ रहा है तो हम ग्राम सूत्र निकालेंगे। एफ स्मॉल एफ कितना आएगा? 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? 58.5। फार्मूला यही है ना? स्मॉल डब्ल्यू का मान 29.25 बटे के 58.5 बटे के 3 बटे के कितना हुआ? 5। ये यहां पर ये ऊपर। अब तुम लोग क्या किए ना, अब देखो 29.25 गुणते 5, अब इसका गुणा कर बैठे 58.5 गुणते 3, इसका भी गुणा कर दिए। काहे गुणा करो? थोड़ा सा एक बार नजर घुमाओ ना। क्या लगता है 29 गुना के 58 नहीं होता है? 2.5 गुना के 5 नहीं होता है? तो कट 2 बार में नहीं जाएगा? मारे कर गुणा करके दशमलव भागा किए जा रहे हैं सभी बैठकर आपस में। तो ऊपर कितना हुआ सर जी? 5 बटा के नीचे कितना? 6। भाग दो, बात नहीं, 0.50 तो 8 छक 48, 8 48 2 बचा 20, छतियां 18, छतियां 18 आ गया। कैलकुलेशन कितना कठिन है, इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला था कि सीख लो। अब तक ये जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अक्सर पेपर में इनसे 2 नंबर आया है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि ये 4 नंबर तक का आ गया। हमने पेपर तुम लोगों को हल करा के दिखाया, एक दिन हमने पेपर पूरा दिखाया था, बताया था। 2 से 4 नंबर इतने से आना तय है। अब उसको पढ़ने जा रहे हैं उस हेडिंग के लिए जहां से कंफर्म होता है पेपर में 3 + 1, कभी कभी 3 नंबर का तो कभी कभी +1 करके 4 नंबर का सवाल बनता है। यानी देखा जाए तो 4, ये 4 हो जाएगा और आगे जो पढ़े 2 कितना हुआ? 6 नंबर। अब बाकी बचेगा जो 2 नंबर, 2 नंबर के लिए पूरे लेसन में से कहीं से भी आ सकता है। ये 6 नंबर पूरा फिक्स है। 8 नंबर का तो पूरा लेसन है, 8 नंबर का टोटल लेसन है। 8 नंबर में 6 नंबर फिक्स है कि कहां से आएगा? जैसे कि 2 नंबर हमने बता दिया कि यहां से आ सकता है, जो हमने 6 हेडिंग पढ़ाई है, मैक्सिमम 6 मान कर चलो। कौन कौन से? ग्राम प्रति लीटर, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रवाह जो पीपीएम में, सांद्रता। अक्सर इन्हीं 6 हेडिंग से 2 नंबर आ जाता है। अब जो बचा है 4 नंबर के लिए, 4 नंबर की बात करने जा रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने और उस संख्य गुणधर्म के बारे में। अब यहां से परिभाषा, न्यूमेरिकल डिफिकल्टी थोड़ी सी आसान है, पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना? हाँ आसान है। तो हेडिंग लिखो, अणु संख्य गुणधर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोटो खींच रहा है क्या लाइट वाला हम लोगों का? अरे लिख रहे हैं भैया। अणु संख्य गुणधर्म, ये भैया फट ना जाए देख कर दी, मतलब कि फट जाएगा तुम लोगों को मजा आ जाएगा। इन्वर्टर फटेगा, अरे ये गधा लोग पढ़ रहे हो उसी से प्रकाश में, तुम लोग उसी के लिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है सर जी? ये तो नाम से समझना, अणुओं की संख्या का गुण। अब कमरे में एक लड़का बैठा है, पूरे क्लास में एक लड़का बैठा है, शांति से सुनेगा, शांति से पढ़ेगा, क्योंकि उसको इंटरप्शन के लिए कोई है या नहीं है। टीचर और एक स्टूडेंट, 2 हुए, थोड़ा सा इंटरप्शन बदलेगा, टीचर बोर्ड की तरफ मुड़ेगा, दोनों कुछ ना कुछ भुन्न से बतिया लेंगे, थोड़ा सा इंटरप्शन होगा। 5 हो गए, थोड़ा सा उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी बात करने की प्रॉपर्टीज क्या होगी? पहले दूसरे से अपेक्षा 5 की ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा बतियाएंगे, ज्यादा टकराव होगा। अब तुम इतने हो सारे के सारे, अब यहां पर थोड़ा सा बात बात पर बीच बीच में हमें शांत कराना पड़ता है। कारण क्या है? ये संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो जितनी संख्या बढ़ रही है, ये समझ लो पूरा पात्र है, पात्र में यह विलयन बना है, हवा पूरा विलयन है और तुम उसमें विलय हो।
पूरा एक कमरा, एक डब्बा समझो, डब्बे में पूरा हवा भरा पड़ी है, हवा को विलायक समझो, और हम सभी क्या है उसमें, विलेय हैं। अब इस कमरे का जो गुण है किसके ऊपर निर्भर करता है, शांत रहेगा अशांत रहेगा, या इसमें युद्ध होगा या क्या होगा, यह निर्भर करता है विलय के कणों की संख्या पर। किसकी संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर। एक संख्या थी शांत था, 2 हुआ थोड़ा अशांत हुआ, 5 हुआ ज्यादा थोड़ा सा, और ज्यादा हो गए 20-25 हो गए और भी ज्यादा अशांति, और इसमें बैठ गए 50 बैठ गए तो और भी अशांति फैल जाएगी। तो यानी कि यह एक कह सकते हैं भौतिक गुण है। कैसा गुण है, तो समझना जरा ध्यान से, कहेंगे कि विलयन का विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में विलीन विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किसी विलयन का वह भौतिक गुण, गौर करने की बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी है, भौतिक गुण है। किसी विलयन का वह भौतिक गुण जो विलयन में विलीन विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है ना। यह पूरा कमरा हुआ पात्र, हवा हो गया विलायक, उसमें हम लोग बैठे हुए, तुम सभी बैठे हुए क्या हो गए, विलय के कण। एक कण घुला है, अब उसका गुण निर्भर उस एक कण पर करेगा। 2 कण घुले हैं, उसका उन दोनों पर निर्भर करेगा। 3 घुले हैं, 3 4 5। अब तो कमरे पर हमने समझा दिया, अब समझाते हैं इसके आधार पर, विलयन के आधार पर। अब जरा एक बात बताना जी, एक हम विलयन बना रहे हैं, हर एक बात निर्भर करेगी जो तुम देखे हो, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम ना देखे हो। अब ये पानी केवल था खौल रहा था, बहुत तेजी से खौल रहा था, अब इसमें तुम थोड़ा सा नमक डाले, थोड़ा सा, तो खौलना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तुरंत है? और ये भी मतलब गधा भी आज तक खाना बनते हुए नहीं देखा है। खाना तुम लोग नहीं बनाए हो, खाना जब बन रहा होता है खोलो तो उसमें जैसे नमक डालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट तुरंत रुक जाता है, नहीं बॉइल करना। जैसे ही दूध खौल रहा होता है, थोड़ा सा कुछ डालते हो तुरंत दूध खौलना बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जब दूधवा खौल, अरे खोआ भूजते हो ना तुम लोग, जब खोआ भूंज रहे होते हैं तो खौल रहा था तेजी से, तो लास्टवा में थोड़ा सा जैसे ही डालते हो खाने वाला सोडा, तो खौलना तुरंत बंद होकर चिपकना शुरू हो जाता है ना, पेस्ट बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जैसे सोडा डालते हो तुरंत पेस्ट फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, यानी कि उस विलय के घुलने के कारण उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस पैदा हुआ। अब अंतर बता रहे हैं कि जैसे ही हमने उसमें विलय को घोला तो पानी खौलना क्यों बंद हुआ, क्योंकि उसके टेम्परेचर को उसने क्या कर दिया, जाकर बढ़ा दिया। बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री पर पानी खौल रहा था, इसमें नमक घुलने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है कि 101 हो गई हो। कितनी, 101। तो टेम्परेचर जब 1 डिग्री बढ़ेगा तब जाकर यह पानी खौलना क्या होगा, प्रारंभ होगा। मामला समझ में आया? तो कहने का आशय यही है। अब जमने की बात करते हैं, थोड़ा सा जमने वाली बात माना। बर्फ जमाते हुए देखे होगे लोग, बर्फ जमाते हैं, जमाओगे 0 डिग्री पर जम जाएगा, 0 पे जमेगा। और कुछ जो जल्दी से बर्फ जमाने वाले होते हैं तो सोचते थोड़ा सा नमक डाल के बाद बनाते, नमक डाल दो फट से बर्फ जमेगा, झटके से बर्फ क्या होगा, जमाव लेगा। कारण है क्योंकि जैसे ही नमक गया, हो सकता है उसकी जमने की क्षमता जो 0 पर थी उसको पहले ही जमा दे, कितना पर 4 डिग्री सेल्सियस में पानी किसमें बदल जाएगा, बर्फ में। 4 ही डिग्री सेल्सियस में किसमें बदल जाएगा, बर्फ में, क्योंकि उसमें नमक घुल गया है। तो कुछ तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंट किया होगा, किसकी वजह से यह टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, चाहे क्वथनांक चाहे हिमांक में, नमक की वजह से। अब एक बात समझना, पानी पीना हो तुम 3 गिलास 2 गिलास पानी पी सकते हो, 2-3 गिलास पानी पी सकते हो, उसी पानी में चीनी घोल दी गई हो, अब फिर पीने के लिए उतना बोला जाए, क्या संभव है उतना पी पाओगे? जितना तुम पानी पी सकते हो उसकी अपेक्षा उस पानी में घुले हुए नमक या विलय के घुलने के कारण उतना नहीं पी सकते। तो अंतर क्या है कि उसमें कोई ना कोई गुण में परिवर्तन हुआ। तो किन किन गुणों में परिवर्तन होता है? तुमको बोले थे कि बात अगर हुई तो मारेंगे गधा, फिर से बैठ के बतिया रहा पीछे। तो विलय के कारण किन के गुणों में परिवर्तन होता है उसको जानते हैं। पहला परिवर्तन होता है परासरण दाब।
परासरण, अरे ये सब क्या लिख रहे हैं, परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। ये भैया दूसरा नंबर आता है वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग वेपर प्रेशर। तीसरा नंबर आता है क्वथनांक में अवनमन, षटकोण स होता है जी, बार बार हम लिख रहे हैं पता नहीं क्या। चौथा नंबर होता है तुम लोगों को चिल्लाने के चक्कर में उन्नयन, और हिमांक का अवनमन। ये भैया अब समझते हैं थोड़ा बात। किसी भी विलय में या सॉरी किसी भी विलायक में विलय के कण घुलने से उनकी किन किन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो इन चार में, परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। इस शब्द का तो अर्थ जानते होंगे, अवनमन का मतलब घटना, उन्नयन का मतलब बढ़ना, ठीक है ना। तो इनमें कुछ बदलाव होता है, तो पहले परिभाषा लिखते हैं, इन 4 पॉइंटों को लिखते हैं। ये 4 पॉइंट जितने देखने में छोटा लग रहा है, वास्तव में ये इतना छोटा नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, ठीक है ना। चलो लिखा जा, देखो, अरे माई रे माई, माई घरे आराम करे तो माई को काहे परेशान किए जा रहे हो तुम लोग। देखो, किसी विलयन का वह भौतिक गुण, किसी विलयन का वह भौतिक गुण, किसी विलयन का वह भौतिक गुण जो, किसी विलयन का वह भौतिक गुण जो जो विलयन के, विलयन में, जो विलयन में विलीन, किसी विलयन का वह भौतिक गुण जो किसी विलयन में विलीन विलीन विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी विलयन का वह भौतिक गुण जो, किसी विलयन का वह भौतिक गुण जो विलयन में विलीन विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, उसे हेडिंग कहते हैं, अरे वाह, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके, किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4 प्रकार के होते हैं। किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते, मतलब कि अगर विलयन में जो विलय घुला पड़ा है उसके कारण कौन कौन से प्रॉपर्टीज भैया भौतिक गुण में फर्क पड़ेगा? परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। कोई पूछेगा यह जो गुण है कैसे गुण है, तो भौतिक है, न कि रासायनिक है। मामला समझ में आया? इन चारों को उतारो फटाफट। जानते हो इन चारों के बारे में तुम लोग अच्छे से जानते हो, देखे हो, लेकिन जानकारी नहीं है। कभी किशमिश को पानी में भिगोए हो? क्या हो जाता है? फूल जाता है। कारण जानने का प्रयास किए? कहां जानने का प्रयास? क्योंकि डाले, फूल गया, उठाकर खा लिए। अब वही जब पानी में अपने हाथ को भिगोते तो क्या होता है? क्या हाथ भी फूल जाता है? बताओ क्या होता है? जब हाथ पानी में भीगा होता लंबे समय तक, अगर रोपनी करते हो ना, रोपनी सुहनी, जब खेती का काम करते हो, पानी जब लंबे समय तक हाथ में भीगा हो तो क्या होता है? हाथ भी फूल जाता है क्या? किशमिश के जैसे, चना के जैसे। अरे जब अपने आप गुड़बाओ चाहे कुछ करो,
पानी में जाने के बाद फूलता शरीर नहीं है, बल्कि ये त्वचा क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। देखो कैसे पतले पतले धारी टाइप का बन जाता है सिकुड़ कर। तो सोचो अगर ऐसा होता कि किशमिश चना पानी में जाकर भिगो कर फूल जाता है, वैसे फिर तो आदमी भी पानी में नहाने के बाद फूल जाता, फिर बाद में वो पतला हो जाता, फिर चिक्कर से उठता। जैसे पतले आदमी, जैसे हम लोग जैसे पतले आदमी कभी मोटा होना चाहते तो जाकर 4 घंटा पानी में बैठते, फूल कर मोटा हो जाते, फिर घूम फिर कर फिर रात को पचक जाता फोटो खिंचाकर। मामला समझ आया ना? तो इसमें यह कौन सी क्रिया होती है कि किशमिश और चना को पानी भिगोने में फूल जाता है और त्वचा सिकुड़ जाती है। इसमें यह कौन सी क्रिया? घरों में सबके आरओ लगा होगा, देखे होगे, जानते होगे आरओ का पानी जो आता पीने के लिए, उसमें कौन सी क्रिया कैसे होती है, कैसे पानी को शुद्ध कर देता है। ठीक है ना? तो यही सब है पराशरण दाब, उसी से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है। बहुत मजा आएगा इन चारों हेडिंग को पढ़ने में, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो घबराओ नहीं, बिल्कुल कल से पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगली बातें कल की जाएगी।